बिहार बीपीएससी में। तो आज का सेशन हमारा पॉलिटी के ऊपर रहेगा। कई सारे एग्ज़ाम चल रहे हैं, टीचर का भी एग्ज़ाम होने वाला है, बीपीएससी प्रीलिम्स भी काफ़ी करीब है। तो ये सभी बिहार से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हैं, सभी एग्ज़ाम में पॉलिटी ये 100% कारगर है। और भी जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं किसी भी राज्य से, उन सभी के लिए ये वीडियो कारगर है। तो पॉलिटी पढ़ने का मकसद क्या होता है? पॉलिटी इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम राज्य व्यवस्था को समझ सके, शासन प्रणाली को समझ सके। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल आप अगर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक अधिकारी बनने वाले हैं, कानून व्यवस्था को स्थापित करने वाले हैं। तो जब तक आप कानून व्यवस्था की बारीकियों को नहीं समझेंगे तब तक जो है आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो पॉलिटी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। पॉलिटी समझना, जो परीक्षा की नहीं भी तैयारी कर रहे हैं और इधर उधर की राजनीतिक चीज़ों को वो ज़्यादा से फालतू का ज्ञान बटोरते हैं, वो सब छोड़कर अगर वो एक अच्छा सा पॉलिटी की किताब पढ़ ले तो वो बेहतर होगा। ठीक है, चलिए एग्ज़ाम के लिए आपका ये कंटेंट है, राज्य व्यवस्था का परिचय, किस तरीके से जो है हमारा शासन प्रणाली चलता है। तो इसमें क्या क्या विषय सूची होगा, पढ़ने की क्या क्या चीज़ें हैं। प्रमुख शासन प्रणालियाँ, केंद्र प्रांत संबंध के आधार पर शासन प्रणालियाँ, कार्यपालिका विधायिका के संबंध, लोकतंत्र और इसके प्रकार। संक्षिप्त परिचय देखिए, संविधान सभा निर्माण समितियाँ देखेंगे कैसे बना। संविधान सभा बिहार के प्रतिनिधि, भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताएं, संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इससे सवाल बनता है। संविधान की अनुसूचियाँ, कितने अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, डिटेल में हम पढ़ेंगे संविधान के विभिन्न भाग तथा विषय। भारतीय संविधान के अन्य देशों के संविधान से तुलना, इस पर सवाल बनता ही है। संविधान की प्रस्तावना, मतलब जितने यहाँ पर लेसन हैं, जितने भी अध्याय हैं, सभी से सवाल बनते हैं। सभी इम्पोर्टेंट है आपके पीसीएस की परीक्षा के लिए, और भी जितने कम्पिटिटिव एग्जाम है आपका सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। संविधान की प्रस्तावना, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, ये तो सवाल इससे बहुत ज़्यादा बनता है। मूल अधिकार, तो समानता का अधिकार 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण जिस पर किया जा रहा है, जैसे नाबालिग है और उस पर अनावश्यक उस पर चीज़ें थोप दी गई है, ज़बरदस्ती काम करने के लिए बंधुआ मजदूरी में उसको गिरफ्तार कर लिया गया, तो 23 से 24 इस चीज़ से उनको आज़ादी देता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये 25 से 28 तक है, जिसमें हर व्यक्ति को धर्म से जो है अपना जो भी अपनी स्वेच्छा से जो भी वो धर्म को जीना चाहता है उसको अधिकार मिलता है। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, मूल कर्तव्य, केंद्र संघ की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, बहुत इसमें बहुत सारे टॉपिक है। चलिए एक टॉपिक पकड़ के हम आज इसको स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेसन का देखिए हेडिंग पॉइंट जो है राज्य व्यवस्था का परिचय। इसमें राज्य व्यवस्था का परिचय में क्या चीज़ें होंगी? तो राज्य व्यवस्था से जुड़ी प्राथमिक एवं अमूर्त अवधारणा। यूँ तो राज्य शब्द का प्रयोग विभिन्न प्रांत जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मतलब राज्य का क्या है। आप बिहार राज्य से हैं, कोई यूपी राज्य से होगा, कोई हरियाणा राज्य से होगा। राज्य का परिचय कोई अपने उस क्षेत्र से दे सकता है जिस क्षेत्र को उनका एक सीमा निर्धारित कर दिया गया और उस सीमा में उनका जो है शासन स्थापित है, तो यह राज्य की परिभाषा हुई। लेकिन राज्य का परिभाषा पॉलिटी में एक देश के रूप में किया जाता है, एक राज्य के रूप में, एक देश के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो राज्य में क्या चीज़ें आ जाती है? राज्य में एक गवर्नमेंट आ जाता है। ठीक है, और राज्य में अब जब गवर्नमेंट आ जाएगा तो गवर्नमेंट का पूरा शासन प्रणाली उसमें स्थापित होगा, जैसे न्यायपालिका, विधायिका, है कि नहीं? न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, नौकरशाही, पूरे तंत्र को चलाने के लिए पूरा एक सरकारी सिस्टम जो है वहाँ से स्टार्ट होगा, है कि नहीं? जब राज्य की बात करेंगे तो राज्य में एक सरकार जब तक स्थापित नहीं होगा तब तक राज्य की अवधारणा जो है पूर्ण नहीं होगी। चूँकि राज्य को चलाने के लिए एक हमारे पास एक पूरा प्रक्रिया, पूरा एक सिस्टम, एक विधि होना चाहिए जो निर्मित किया जाएगा, जो बनाया जाएगा, जिसको हम लोग जो है संप्रभुत, संपन्न और बिल्कुल अपने नागरिकों के द्वारा चयनित किया हुआ सरकार जो कि स्थापित होगा, वही राज्य होगा। यानी कि राज्य का अवधारणा से एक स्टेट होगा जिसमें पूर्ण रूप से एक सारी चीज़ें व्यवस्था बनाई जाएगी और उस व्यवस्था में जितने भी लोग स्थापित किए जाएंगे वो जवाबदेह होंगे। किसका? नागरिक का। अगर वो जवाबदेह नहीं होंगे, अगर वो सही से रूल नहीं करेंगे, गवर्न नहीं करेंगे, तो फिर वो चीज़ें बदल दी जाएंगी और फिर उनके जगह पर कोई और आ जाएगा। तो राज्य की अवधारणा में एक देश भी है, राज्य की अवधारणा में एक विधान भी है, राज्य की अवधारणा में
पूर्ण रूप से एक लोकतंत्र भी जो है इसमें समाहित है। अब देखिए प्रमुख शासन प्रणालियां सामान्यतः विभिन्न देशों की शासन प्रणालियों में अंतर उनकी सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, राजनीतिक पृष्ठभूमि के कारण होता है। अब जो भी राज्य अपना शासन व्यवस्था जो भी स्थापित करता है वो अपने सामाजिक ढांचे को देख के करता है, अपने आर्थिक कंडीशन को देख के करता है। उसके भौगोलिक और राजनीतिक पृष्ठभूमियां उसी आकार का हो जाता है, वही आकार ले लेती है जिस आकार का उनका समाज होता है, अर्थव्यवस्था होती है, अब भौगोलिक परिदृश्य जिस तरीके से होता है। तो इस तरीके से वो जो है शासन प्रणालियां जो है उस तरीके से स्थापित हो जाती हैं। हर एक देश का, हर एक राज्य का शासन प्रणालियां स्थापित उनके सामाजिक ढांचे के ऊपर होता है। किस तरीके का उनका समाज विकसित है, किस तरीके का उनकी संस्कृति रही है, किस तरीके का उनके बीच में समन्वय स्थापित होता है सरकार बनाने के लिए, आर्थिक, भौगोलिक, राजनीतिक, ये सब जो है पृष्ठभूमियां तैयार करता है इस शासन प्रणाली को। ठीक है। प्रमुख शासन प्रणालियां, अब देखिए बहुत सारे शासन प्रणालियां होते हैं, बहुत सारी शासन करने की बहुत सारी प्रणालियां हैं। शासन समूह में शामिल व्यक्तियों की संख्या के आधार पर, अब देखिए एक शासन प्रणाली जो कि पुराने जमाने से चलता आ रहा था, राजाशाही, जिसको तानाशाही भी कहा जा सकता है, राजतंत्र भी कहा जा सकता है। फिर एक होता है अल्पतंत्र या गुटतंत्र, यानी कुछ लोग जो है शासन को स्थापित कर लेते हैं, अपने ऊपर अपने शक्ति को संगठित करके इकट्ठा करके शासन को थोपते हैं। और एक हुआ जो जनता के पास चुनने का अधिकार होता है, एक तरीके से जनता ही एक शासक है, एक शासन प्रणाली को चलाने वाले हैं, जिसको लोकतंत्र बोलते हैं। ठीक है। अब शासन की वैधता के स्रोत के आधार पर, अब यानी कि जो आप शासन करने के जो शक्तियां प्राप्त होती है, क्या आधार होता है। कोई धर्म तंत्र से जो है चलाता है, कोई राजतंत्र से चलाता है, कोई कुलीन तंत्र, कोई लोकतंत्र। लोकतंत्र में सबसे ज्यादा जो प्राथमिकता दी जाती है वो जनता की प्राथमिकता दी जाती है। लोगों की जो है महत्व दी जाती है कि वो लोग जो है किस तरीके का समाज संपन्न बनाकर रखना चाहते हैं, व्यवस्था बनाकर रखना चाहते हैं। ठीक है। शासन प्रणाली के संविधान सम्मत होने के आधार पर, अब जब शासन प्रणाली जो है चलेगा कैसे, शासन प्रणाली चलेगा विधि से चलेगा, व्यवस्था से चलेगा। ठीक है। जिसको संविधानवाद यानी कि विधि व्यवस्था से चलेगा, तो वो हो गया लोकतंत्र के ऊपर आधारित है, लोगों के ऊपर आधारित है, लोगों के अनुरूप जो है उसको ढाला गया है, सांचे को बनाया गया है। और एक हो गया जो कि लोगों के ऊपर नहीं है, एक व्यक्ति सारे फैसले लेता है, न्याय के सारे फैसले व्यक्ति लेता है, विधान के सारे फैसले एक व्यक्ति लेता है, और उसको स्थापित करने के लिए भी वो सारे फैसले लेता है। तो ये गैर संवैधानिक, तो शासन चलाने के ये दो तंत्र होंगे, या एक विधानिक होगा या फिर जो है गैर विधानिक होगा। ठीक है। अब शासन प्रणाली के व्यवहारिक मूल्यांकन के आधार पर देखिए, एक हो गया शासन प्रणाली के व्यवहारिक, कुछ चीजें शासन प्रणाली में क्या हो जाता है कि अगर लोग जो है अवेयर नहीं है, नॉलेज नहीं है, लोगों के पास जो है एक जो है कहते हैं कि जिसको अवेयर नहीं, हर चीज़ से जो है आपको अवेयर अगर आप हैं तो आप डिसीजन सही लेते हैं, नॉलेज अगर आपके पास है तो बढ़िया चुनाव करते हैं आप। ठीक है। लेकिन जब आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं होती तब आप भीड़ तंत्र बन जाते हैं, धन तंत्र बन जाते हैं, औसन तंत्र बन जाते हैं, मतलब अपनी अवसर पूरा हो गया आपकी, आप बस उतने में खुश हो जाते हैं। फिर निरंकुश तंत्र बन जाता है, फिर समझ रहे बात, गुण तंत्र, योग्यता तंत्र, विद्या तंत्र, ये जितने भी वर्ड है ये वर्ड इस आधार पे बन जाती है, जब आपके पास नॉलेज नहीं होता है, आपके पास चुनने में आप सक्षम नहीं होते हैं, आप एक भीड़ तंत्र का हिस्सा बन जाते हैं। धन तंत्र, ये सब एक ही शब्द का, एक ही कंडीशन का अलग अलग शब्द यहाँ पे जो है निर्मित हो रहा है। कंडीशन एक ही है, कंडीशन ये है कि जब एक व्यक्ति के पास अपने समझ खत्म हो चुकी है, अपनी अपनी जो ऑब्जेक्टिविटी है, उनके अंदर जो जो ज्ञान होना चाहिए, जो जो अवेयरनेस होना चाहिए, जब वो चीज़ें खत्म हो जाती है, ठीक है, तब ये सारी चीज़ें जो है स्थापित होने लगती है। ठीक है। अब इसके बारे में जो है बहुत ज़्यादा जो है समझ लीजिए कि इसका मूल्यांकन हम ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि देखिए एक यहाँ पे केस का यहाँ पे बात किया जा रहा है, भारत ने शासन प्रणाली की संविधानवादी व्यवस्था को अपनाया है, यानी कि भारत में जो चीज़ें चलती है वो संविधान को एक टारगेट बना के, संविधान को एक मकसद बना के, एक व्यवस्था का आधार बना करके चलती है। ठीक है। और इस आधार में सबसे जो सर्वोच्च शिखर जो स्थापित है वो न्यायपालिका है। ठीक है। न्यायपालिका है।
और संविधान के मूल ढांचे इसी ने स्थापित किए बनाए हैं। जो केशवानंद भारती जो मामला था उससे ये चीज़ निकल के आई है कि संविधान के एक मूल ढांचे हैं और उस मूल ढांचे को कोई भी गवर्नमेंट या व्यक्ति विशेष या फिर कोई भी व्यवस्था इसको नहीं बदल सकती है। और वो केशवानंद भारती मामला में 1973 में जो चीज़ें हुई थी उसमें ये चीज़ें सामने आई। ठीक है, जहां जनता का मत व्यवहार पारंपरिक मान्यताओं और भावनाओं से संचालित होने के कारण इसे भीड़ तंत्र कहा जाता है। वहीं नेताओं के वैचारिक योग्यता स्तर इसे औसन तंत्र सिद्ध करता है। धन तंत्र, जब जब चुनाव जो है धन के ऊपर आधारित हो और धन कोई लगा दे उस हिसाब से जो है फैसले डिसीजन आने लगे। वृद्ध तंत्र के आधार पर, जब कोई एक उम्र के व्यक्ति एक विचार से जो है एक तरफ हो जाए। योग्यता तंत्र, जब कोई व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर चुना जाता है। निरंकुश तंत्र, जब चीजें बिल्कुल जो है मनमानी ढंग से स्थापित कर ली जाती है। ठीक है, तो ये सारे जो है सिस्टम जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सब एक व्यवहारिक चीजें जो है उत्पन्न हो जाती है, बन जाती है समाज में। ठीक है, संघात्मक व्यवस्था को अविनाशी राज्य का अविनाशी संगठन कहा जाता है। यानी कि मतलब एक सरकार में एक केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है और केंद्र और राज्य में इस तरह का समन्वय है, इस तरीके का समन्वय स्थापित है कि न केंद्र राज्य के सारे अधिकार छीन सकता है, न राज्य जो है केंद्र के ऊपर किसी चीज को जो है जबरन डाल सकता है। तो एक दोनों के बीच में एक अच्छा सा जो है कह ले एक रिश्ता है, कोई उस रिश्ते को तोड़ नहीं सकता। ठीक है, ये संविधान में लिखा गया। एकात्मक व्यवस्थाओं को विनाशी राज्य का अविनाशी संगठन का मतलब भारत को इसी तरीके से कहा जाता है कि भारत का कोई भी राज्य जो है स्वतंत्र नहीं हो सकता, अपने आप को देश घोषित नहीं कर सकता, क्योंकि ये उनको ये शक्ति नहीं दी गई है। अध्यक्षीय या शासन की राष्ट्रपति प्रणाली में स्थायित्व, त्वरित निर्णय की क्षमता, विशेषज्ञों की भूमिका जैसे गुण होते हैं। संसदीय और प्रधानमंत्री प्रणाली में उत्तरदायित्व का निर्धारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व होता है। यानी कि इसमें जो है व्यक्ति अपने कार्य के प्रति रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, उसको जवाब देना पड़ता है लोकसभा में, राज्यसभा में, कि उन्होंने जो कार्य किया है उनको उस पर जो प्रश्न है उनके ऊपर जो उठेगा उनको उसका उत्तर देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को संसद में अपने कार्यों को औचित्य बताना पड़ता है। ठीक है, संविधानवादी शासन को विधि का शासन कहा जाता है। यानी कि जो भी शासन है वो विधि के अनुरूप है, इसीलिए संविधान के आधार पर जो शासन है उसको विधिवादी शासन कहा जाता है। विधायिका में से कार्यपालिका नियुक्त होने के कारण संसदीय प्रणाली में शक्तियों को पृथक्करण, नियंत्रण और संतुलन उतना सुदृढ़ नहीं होता जितना कि अध्यक्षीय प्रणाली में होता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो कि पूछा गया था। भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है या मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। जनता के को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार है या राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो 39वीं में पूछा गया था कि भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। तो प्रजातंत्र किस आधार पर तय होता है? यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो इसका सही जवाब सी नंबर होगा कि जनता को सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार है, इस वजह से ये प्रजातंत्र है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकार राज्य की व्यवहारिक अभिव्यक्ति है, यानी कि सरकार जो है, सरकार ही राज्य की व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। यानी कि सरकार में जो है एक्चुअली जो जनता की जो सोच है वही है, यानी कि जनता ने ही चुना है। तो सरकार जो है वो जनता है, जो जनता है वो सरकार है, ये कह रही है। राज्य से अभिप्राय किसी समाज की राजनीतिक संरचना से है। देखिए, राज्य का अभिप्राय किसी समाज की राजनीतिक संरचना से नहीं है। ठीक है, राज्य एक मूर्त धारणा है। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है? तो ये आपसे पूछ रहा है। तो सरकार राज्य की व्यवहारिक अभिव्यक्ति है, तो इसमें एक ऑप्शन है, 2 है और 3 है। ठीक है, इसमें सही जवाब आपको बताना है कि इसमें कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर आंसर की भी दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कौन सी व्यवस्था अविनाशी राज्य का अविनाशी संगठन कहा जाता है? तो ये बहुत सिंपल सा जवाब है, एकात्मक व्यवस्था होगा तभी कोई राज्य किसी राज्य से अलग नहीं हो सकता। तो ये 2 नंबर का थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, ये इसका आंसर की में थोड़ा देख लीजिए। अविनाशी राज्य को विनाशी संगठन कही जाने वाली व्यवस्था है, यानी कि एकात्मक व्यवस्था। वह राजनीतिक प्रणाली जिसमें प्रांतों या कार्यकारी इकाइयों का निर्माण संघ की इच्छा पर निर्भर है। तो ये हो गया आपका जो है संघात्मक व्यवस्था, परिसंघात्मक व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था। तो इसमें सभी व्यवस्था में ये चीजें होती है। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यक्षीय प्रणाली का गुण नहीं है? अध्यक्षीय प्रणाली का विशेषज्ञों की भूमिका, शक्ति पृथक्करण तथा नियंत्रण संतुलन का प्रभाव ढंग से पाया जाना, त्वरित निर्णय की क्षमता, दैनिक उत्तरदायित्व। तो यहाँ पे अध्यक्षीय प्रणाली का गुण नहीं है, तो यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय प्रणाली का गुण नहीं है? तो कार्यपालिका का निर्माण विधायिका में से होता है।
देखिए सवाल ये पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय प्रणाली का गुण नहीं? गुण संसदीय प्रणाली से जो शासन होता है उसका गुण नहीं है। कार्यपालिका का निर्माण विधायिका में से होता है, ये गुण है। कार्यकाल का निश्चित नहीं है, अर्थात स्थायित्व नहीं होता, ये भी गुण है। विपक्ष के दबाव के कारण सरकार सतर्क रहती है, ये भी गुण है। राष्ट्रपति वास्तविक राज्याध्यक्ष होता है, तो ये गुण यहाँ पे ये गलत है, ठीक है। तो राज्य के लिए अनिवार्य तत्व है जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, भूभाग। तो राज्य के लिए सबसे अनिवार्य तत्व जो है संप्रभुता है, ठीक है। संप्रभुता इसका सही उत्तर होगा। यहाँ कूट के आधार पर पूछ रहा है, यानी कि संप्रभुता फर्स्ट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी, राज्य के आधार के रूप में ये सारी चीज़ें आ जाएगी। भारत में लोकतंत्र है, एक दलीय, द्विदलीय। तो लोकतंत्र बहुदलीय होता है, जब भी होगा तो बहुत सारे दल होंगे तभी लोकतंत्र होगा। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन अब्राहम किसका है ये पूछ रहा है। तो अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, BL ग्रोवर, जॉर्ज वाशिंगटन। तो इसमें किसने ये कहा था? आंसर किया आपके सामने यहाँ पर है। तो ये अब्राहम लिंकन ने ही कहा था, इसका सही जवाब है, ठीक है। अब दीर्घ उत्तरीय यहाँ पे जो है मेन से यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इसका यहाँ पे आप अब हम आगे देख लेते हैं। संविधान एक संक्षिप्त परिचय, ठीक है। अब इसके दूसरा चैप्टर हम इसका दूसरा वीडियो दूसरे पार्ट में इसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।